प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसे क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। इस टॉपिक से 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये एक ऐसा टॉपिक है कि इन सभी क्लास के बच्चों को ये टॉपिक पढ़ना है। तो आज के वीडियो में मैंने बेसिक नॉलेज देने का प्रयास किया है ताकि इनसे ना केवल क्लास 11th के बच्चों को फ़ायदा हो, क्लास 10th के बच्चे भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का पहला वीडियो है और इन वीडियो को क्लास 12th के बच्चे भी देखेंगे ताकि जब वो क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी सीखेंगे तो उनको आसानी होगी समझने में। ओके बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि स्पेस वर्क में, रिसर्च के वर्क में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैज्ञानिक लोग इसे यूज़ करते हैं। स्पेस क्राफ्ट में मंगलयान वगैरह जब भी को भेजा गया तो वहाँ कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको निर्णय लेना पड़ता है कि अब इस स्थिति में क्या करें, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी ही उनको मदद करता है। तो आइए पहले हम लोग इसके बेसिक नॉलेज को जानने का प्रयास करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहते किसको है और इसे समझने के लिए हमें किन बेसिक टर्म्स को जानना जरूरी है। ओके बच्चों, आइए तो पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए कि हमको जानना होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते किसको हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? तो ऑलरेडी आप एक्सपेरिमेंट से केमिस्ट्री फिजिक्स में आप परिचित है, प्रयोग करते हैं आप, और कोई भी प्रयोग करते हैं तो आपको उससे फिर कुछ परिणाम प्राप्त होता है। उसी तरह का मैथमेटिक्स में है, आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आप एक सिक्का उछालते हैं या आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो बहुत से आउटकम्स आते हैं। ओके बच्चों, तो उसी तरह का जो आप लैब में करते हैं उसी तरह का हम लोग मैथमेटिक्स में भी प्रयास करते हैं, और उन प्रयास से जो आउटकम्स आता है, जो रिजल्ट आता है, उनको हम लोग आउटकम्स का नाम देते हैं। और जो हम प्रयास किए उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कब बोलेंगे, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके लिए दो शर्तें हैं। पहला शर्त है कि इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, कि यदि उस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स है, जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो एक से ज्यादा हो। जैसे जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो आउटकम्स आपका हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। और दूसरा शर्त है इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, कि आप एडवांस में ही प्रिडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं एडवांस में ही कि आपको यही प्राप्त होगा। जब आप एक सिक्का को उछालते हैं तो आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आपको हेड ही प्राप्त होगा। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स आने की संभावना हो, और दूसरा क्या आउटकम्स आएगा इसके बारे में आप पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि यही आउटकम्स आएगा, तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो पहला चीज हमको सीखना था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, यदि उस एक्सपेरिमेंट के एक से ज्यादा परिणाम हो। और दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, कि आप एडवांस में क्या आउटकम्स आएंगे इसके बारे में आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अभी आपको हमने उदाहरण से बताया कि जब कॉइन को उछालते हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम एक से ज्यादा है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो गया। उसके बाद आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते कि आपको हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इसके साथ एक नेक्स्ट टर्म है आउटकम, कि आउटकम कहते किसको है? अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट,
किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी पॉसिबल रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, उस परिणाम को ही हम लोग बोलते हैं आउटकम्स। और पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी पॉसिबल रिजल्ट होता है, जो भी संभावना होता है, जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम लोग आउटकम्स बोलते हैं। जैसे आपने कॉइन को उछाला तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने का, या तो हेड या टेल। तो इसी हेड या टेल को हम लोग आउटकम्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 10th में के बच्चों को भी जानना है, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सैंपल स्पेस ही आपका प्रोबेबिलिटी का बेस कहलाता है। इसी पर प्रोबेबिलिटी आपका बेस्ड है और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम संभव हैं, जितने भी संभावनाएं हैं आने की, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जितना भी संभावना है पॉसिबल आउटकम्स आने का, जितना भी रिजल्ट आने का संभावना है, उन सभी संभावनाओं के संग्रह को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ? सैंपल स्पेस एक सेट है, सेट का मतलब एक कलेक्शन है, जिसके अंदर हम सभी पॉसिबल आउटकम्स को, जितने सारी संभावनाएं हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, किस रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, उन सभी आउटकम्स को यदि एक सेट के अंदर लिख देंगे, उसी सेट को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस का जो भी मेंबर होगा, उस मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल पॉइंट। ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का हर एक जो एलिमेंट होता है, जो मेंबर होता है, क्या कहलाता है? इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। वो सैंपल पॉइंट कहलाता है। आइए बच्चों, ये जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, यदि एक कॉइन को टॉस किया गया वंस, एक बार, तो क्या क्या असंभावनाएं हैं आने की? या तो आपको हेड एच आएगा, या तो आपको टेल आएगा। इसको हम कलेक्शन सेट के रूप में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिए। इस कलेक्शन को ही हम लोग सैंपल स्पेस बोलेंगे। किस रैंडम एक्सपेरिमेंट का? उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जिसके अंतर्गत हम लोग एक कॉइन को एक बार उछालते हैं। तो एक कॉइन को यदि एक बार उछाला जाए तो कुल कितनी संभावनाएं आएंगी? उनका कार्डिनल नंबर जो होगा, सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर, अर्थात उसमें सदस्यों की जो संख्या होगी NS, वो कितना होगा? 2 होगा। तो इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को यदि एक बार टॉस किया जाएगा, देन सैंपल स्पेस जो कुल संभावनाएं हैं वो क्या क्या आएगा? H या T आ सकता है आपको, और संभावनाओं की कुल संख्या गिना जाएगा तो वो 2 हो जाएगा। आइए इसे हम एक और दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को ही आप 2 बार उछालते हैं। एक कॉइन को आप 2 बार उछालते हैं, या इस घटना को दूसरे तरह से बोल सकते हैं, 2 कॉइन को एक साथ उछालते हैं। यदि 2 कॉइन को एक साथ उछालते हैं, मान लिया आपके पास 1 रुपए का कॉइन है और 2 रुपए का कॉइन है, और उन दोनों कॉइन को आप एक साथ उछालते हैं, देन सैंपल स्पेस, देन पॉसिबल आउटकम्स, तब क्या क्या संभावनाएं हैं आने का? तब संभावनाएं हैं आने का कि दोनों कॉइन में हेड हेड आएगा। 1 रुपया और 2 रुपया दोनों वाले कॉइन पर हेड हेड आ सकता है, या 1 रुपए वाले कॉइन पर हेड आ गया तो 2 रुपए वाले कॉइन पर टेल आ गया, या 1 रुपए वाले कॉइन पर टेल आ गया तो 2 रुपए वाले पर हेड आ गया, या 1 और 2 दोनों सिक्के पर टेल टेल ही आ गया। तो यहाँ कुल संभावनाओं की संख्या क्या हो गया? 4 हो गया। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4। अब भाई इसमें हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं। परम्यूटेशन में हम लोग सीखे हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन में बोला गया है, काम को यदि आप टुकड़े टुकड़े में आप बांटते हैं, तो एक आदमी को आपने काम दिया कि एक कॉइन को उछालिए और हमको बताइए आउटकम्स कितने आएंगे। उसने जवाब दिया कि 2 आउटकम्स प्राप्त होंगे। दूसरे आदमी को फिर काम दीजिए कि भाई आप दूसरा कॉइन को उछालिए, 2 रुपए वाले सिक्कों को बताइए कितने आउटकम्स आएंगे। उनका जवाब होगा कि 2 आउटकम्स आएंगे। आपका काम कब कंप्लीट होगा? एक के बाद दूसरा फॉलो होगा। काम होगा, एंड का प्रॉब्लम है, दोनों पार्ट कंपलसरी है, दोनों जब मिक्स्ड होंगे तब जाके काम कंप्लीट होगा। सो बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन से 2 × 2 टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में 2-3 चीजों से परिचित हो गए। पहला तो रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स आए और हम लोग ये आश्वस्त ना हो
कि क्या आउटकम्स हमको आएगा, ये श्योर ना हो कि हमको यही आउटकम्स आएगा, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उनके जितने भी परिणाम आते हैं उन परिणाम को हम लोग आउटकम्स बोलते हैं या सैंपल पॉइंट बोलते हैं। और उन सभी परिणाम्स को यदि हम लोग एक सेट के रूप में लिख देंगे, एक कलेक्शन के रूप में लिख देंगे, तो उस कलेक्शन का नाम है सैंपल स्पेस। और उसके सदस्यों की संख्या गिन लेंगे तो वो कहलाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कि उस सेट में कितने सदस्य, सैंपल स्पेस में कुल कितने सदस्य हैं। तो मात्र इतना छोटा सा एक टॉपिक है बच्चों, इस टॉपिक पर क्लास 10th के बहुत से प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। आइए हम लोग मात्र इतना ही डिफिनेशन पर क्लास 11th के एक्सरसाइज 16.1 के कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाते हैं। ओके, आइए बच्चों अब इन कंसेप्ट का यूज कर हम लोग क्लास 11th के एक्सरसाइज 16.1 के कुछ प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। एक्सरसाइज 16.1 प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 में बोला गया है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, देन सैंपल स्पेस क्या होगा बताइए। तो अगर आप एक कॉइन को 3 बार उछाले, या इसी चीज को आप बोल सकते हैं कि 3 कॉइन को एक बार में उछाल दिया, तो आपके पास इस तरह से समझे कि आपके पास 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपए का कॉइन है। अब उन कॉइन्स पर आपको क्या क्या प्राप्त होगा, तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये तीनों कॉइन पर हो सकता है कि हेड 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 ही प्राप्त हो, या 1 और 2 वाले पर हेड हेड और 5 वाले पर आपको टेल प्राप्त हो, तो हेड हेड टेल आ सकता है। या ऐसा हो सकता है कि 1 रुपये वाले पर हेड आया, 2 रुपये वाले पर टेल आ गया और 5 रुपये वाले पर हेड आ गया, एच टी एच आ गया। या 1 रुपये वाले पर एच आया तो बाकी 2 और 5 रुपये वाले पर टेल और टेल आ गया। या ऐसा हो सकता है कि आपका 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये तीनों कॉइन पर टेल 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 ही प्राप्त हुआ। या ऐसा हो सकता है 1 रुपये वाले पर टेल, 2 रुपये वाले पर टेल और 3 रुपये वाले पर, 5 रुपये वाले पर आपको हेड प्राप्त हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि 1 रुपये वाले पर टेल, 2 रुपये वाले पर हेड और 5 रुपये वाले पर आपको टेल प्राप्त हो गया। या 1 रुपये वाले पर टेल और 2 और 5 रुपये वाले पर हेड हेड प्राप्त हुआ। ये मैंने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये इसलिए लिया ताकि उस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आए। अदरवाइज आपको इसको समझना, याद करना कैसे, बनाना कैसे, उसके लिए देखिए। आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला तो 3 परिणाम प्राप्त होंगे, तीनों आप सेम रखे, हेड हेड हेड। जब तीनों हेड रख दिया, अब आखिरी वाले को बदल दिया, आखिरी वाले हेड वाले को बदलेंगे तो बाकी 2 सेम रहेंगे, हेड हेड टेल आपने कर दिया। अब उसके बाद हम लोग आखिरी वाले को नहीं अब बदल सकते, अब सेकंड वाले को बदलेंगे, पीछे से हम लोग सेकंड, तो सेकंड को बदलेंगे तो हेड के साथ हमको टेल आएगा, हेड को चेंज करके टेल से। अब हेड टेल के साथ 2 पॉसिबिलिटी, या तो हमको हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी को लिख लेंगे। या अब हम लोग को ऐसा हो सकता है कि तीनों हमको टेल प्राप्त हो, इसमें फिर से हम वही काम करेंगे, आखिरी वाले को बदलेंगे, आखिरी वाला टेल ना हो तो हमको हेड प्राप्त हो। अब बीच वाले को बदलेंगे, टेल के साथ हो सकता है हमको हेड प्राप्त हो, अब टेल हेड के साथ आखिरी हमको टेल भी मिल सकता है या हेड भी मिल सकता है। तो यही इतना पॉसिबिलिटी है। इसको मैंने उदाहरण देकर इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आसानी से आए। और आइए आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन से आप फर्स्ट कॉइन के द्वारा आपको 2 आउटकम्स आता है। और या पहले यदि एक कॉइन को आप पहली बार उछालते हैं तो 2 आउटकम्स आ रहा है, दूसरी बार उछाल रहे हैं तो फिर 2 आउटकम्स आ रहा है, तीसरी बार उछाल रहे हैं तो फिर 2 आउटकम्स आ रहा है। और आपका काम कब कंप्लीट हो रहा है, एक के बाद दूसरा फॉलो हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा फॉलो हो रहा है। तो बाय लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे 2 × 2 × 2 टोटल 8 हो जाएंगे। आइए बच्चों इसी एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। इसमें बोला गया अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक कॉइन को इस बार अब की बार 4 बार उछाला जाएगा। अब एक कॉइन को यदि आप 4 बार उछालेंगे तब क्या होगा, तो इसको फिर उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए का कॉइन है। तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया सभी कॉइन पर आपको हो सकता है कि हेड 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 ही प्राप्त हो। और उस तरह से और क्या क्या पॉसिबल होंगे आप उसी तरह से बदल बदल के लिख सकते हैं। इसको लिखने का हम टेक्निक बता देते हैं। आप करेंगे क्या, चारों पर जब हेड हेड लिख लिए, अब आखिरी वाले को बदले, आखिरी वाले को हेड से आप बदल के टेल कर सकते हैं। 10 रुपए वाले पर हेड आ चुका था, टेल भी आ सकता है। अब पीछे से आप लोग सेकंड वाले को बदले, सेकंड वाले को हेड के बदले में अब हम लोग टेल लिखेंगे, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल के साथ आखिरी हमारा हेड भी रह सकता है, टेल भी रह सकता है। तो लिख दिए हम लोग हेड हेड के साथ, पीछे से सेकंड वाले को बदले टेल किया, टेल के साथ हमको हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब हम लोग राइट साइड से हम लोग थर्ड जो है उसको बदलेंगे, इस हेड के बदले में टेल लिखेंगे, एच टी लिखेंगे। एच टी के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है,
HT के साथ हमारा फिर 4 पॉसिबिलिटी आएगा, या आखिरी HT के साथ HH भी आ सकता है, या TT भी आ सकता है, या TH भी आ सकता है, या HT भी आ सकता है। ये चारों पॉसिबिलिटी आप लिख दिए। तो एस से आने वाले सारे हो गए। अब अगला क्या है कि आपको चारों हो सकता है टेल आए, या आखिरी वाले को बदल दें, टेल को बदल के आप उसको हेड बना दें। अब हम लोग पीछे से हम लोग राइट साइड से हम लोग सेकंड वाले को चेंज करेंगे। सेकंड वाले को हम लोग चेंज कर दिए हेड से, तो टेल हेड के साथ हमारा आखिरी क्या आ सकता है, या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। अब हम लोग पीछे से हम लोग सेकंड को ना चेंज करके थर्ड को चेंज करें, टेल के साथ हेड। अब टेल हेड के साथ हमको क्या क्या मिलेगा, तो फिर यहाँ 4 पॉसिबिलिटी है कि टेल हेड के साथ टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। तो इस तरह से लिखेंगे तो कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा और कोई छूटेगा भी नहीं, और सारे संभावनाओं को आप एक एक करके चेंज करके आप लिख सकते हैं। अगेन इसमें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फर्स्ट टाइम जब आपने कॉइन को उछाला तो आपको 2 आउटकम्स था, सेकंड टाइम में भी 2, फिर थर्ड टाइम में भी 2, फोर्थ टाइम में भी 2। बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the power 4 is equal to 16। आइए अब इसी एक्सरसाइज 16.1 का एक और क्वेश्चन नंबर जो 2 छूट गया उसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाई को 2 बार उछाला जाए। और डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स देन सैंपल स्पेस, तब क्या क्या संभावनाएं हैं आने का। यदि एक डाई को एक बार उछालेंगे तो डाई में क्या आता है, या तो आपको आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। जब एक डाई को एक बार उछाला जाएगा तब तो सैंपल स्पेस में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही संभावना है। लेकिन यदि एक डाई को 2 बार उछाला जाए तब क्या आ सकता है, पहली बार में 1, दूसरी बार में आपको 1, पहली बार में 1 लेकिन दूसरी बार में 2, इस तरह से 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 आ सकता है, या 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 आ सकता है, या 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 आ सकता है, या 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 आ सकता है, अथवा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 भी आ सकता है, अथवा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 या 6, 6 भी आ सकता है। अब इनको आप काउंट करेंगे तो अगेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करें बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। पहली बार एक डाई को थ्रो किया गया तो पॉसिबल आउटकम थे 6, दूसरी बार थ्रो किया गया पॉसिबल आउटकम थे 6, और एक डाई को यदि आप 2 टाइम्स थ्रो किया, आपका वर्क है ये, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से एक के बाद दूसरा फॉलो किया गया तो 6 into 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे 36। आप इनको गिन भी सकते हैं। आइए बच्चों इसी एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 में क्या किया गया, अ कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया गया, अ कॉइन इज टॉस, अ डाई इज थ्रोन, कॉइन को टॉस करने के बाद एक डाई को थ्रो किया गया, फेंका गया डाई को, अ कॉइन इज टॉस, अ डाई इज थ्रोन, देन सैंपल स्पेस, तब बताइए कुल संभावना क्या है और क्या क्या संभावना है। एक पहले कॉइन को उछाले तो आपको या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा, और उसके बाद क्या किया आपने, एक डाई को फेंका तो डाई के साथ आपको आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। तो संभावना क्या हो गया, H1 आएगा, H2 आएगा, H3, H4, H5, H6 आ सकता है। अथवा हो सकता है कि कॉइन पर आपको टेल आया तो टेल के साथ T1, T2, T3, T4, T5 या T6 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए बच्चों, तो एक काम, पहला काम क्या हुआ कि कॉइन को उछाला गया तो 2 पॉसिबल आउटकम्स, फिर दूसरा काम एक डाइस को उछाला गया तो कितने आउटकम 6, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से 2 into 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 12। अब आइए हम लोग देखते हैं बच्चों इसी एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक रूम है, रूम का नाम है X और उस रूम में है 2 बॉय और 2 गर्ल्स है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। और दूसरा रूम है Y, रूम का नाम है Y, उसमें 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, एक लड़का और 3 लड़कियां हैं। रूम X में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, रूम Y में एक लड़का और 3 लड़कियां हैं, आर प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, जो घटना है, जो आपको एक्सपेरिमेंट बोला गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो क्या करना है वो ध्यान दें। एन एक्सपेरिमेंट इन विच, घटना ये है अ रूम इज सिलेक्टेड, सबसे पहले आपको रूम सेलेक्ट करना है, और रूम सिलेक्शन के बाद एंड देन अ पर्सन
उसके बाद एक पर्सन को सेलेक्ट करना है, तब सैंपल स्पेस क्या क्या होगा। तो सबसे पहले रूम एक्स सेलेक्ट किए, रूम एक्स सेलेक्ट करके उसमें से एक पर्सन को सेलेक्ट करेंगे, तो दो बॉय हैं, दोनों का अलग अलग आइडेंटिटी है, दोनों का नाम अलग होगा, दोनों का पहचान अलग होगा। तो उन बॉय को अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए बी फॉर बॉय होता है, तो पहला बॉय को हम लोग B1 बोल दे और दूसरा बॉय को B2 बोल दे। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया, रूम नंबर एक्स और बॉय नंबर B1, या रूम नंबर एक्स बॉय 2 B2, ये आ सकता है अगर एक बॉय को सेलेक्ट करना है। या उसी रूम में दो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का नाम अलग अलग करते, G1 G2 कर ले, तो रूम एक्स और गर्ल 1 सेलेक्ट हो सकता है G1, रूम एक्स या गर्ल 2 सेलेक्ट हो सकता है X G2। अथवा ये भी पॉसिबल है कि रूम नंबर Y सेलेक्ट हो और Y में एक ही लड़का है, B1 B2 ऑलरेडी नाम हो चुका है, तो हम नाम अगला B3 दे देते हैं, तो Y B3 सेलेक्ट हो सकता है। अथवा और क्या हो सकता है, रूम Y सेलेक्ट हुआ और रूम Y में 3 गर्ल्स हैं, ऑलरेडी गर्ल्स में G1 G2 नाम दे चुके हैं, तो अगला गर्ल्स का नाम हम लोग रख देते हैं G3, तो Y G3 मिल सकता है आपको। या रूम नंबर Y में G4 गर्ल्स मिल सकती है, या रूम नंबर Y में गर्ल्स G5 मिल सकती है। तो इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, XB1 XB2 XG1 XG2 YB3 YG3 YG4 और YG5। ये हो गए पॉसिबल आउटकम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट के, जिसमें कि आपको एक रूम को सेलेक्ट करना था और रूम को सेलेक्ट करने के बाद उसमें एक पर्सन को सेलेक्ट करना है। तो पर्सन लड़का हो या लड़की, टोटल मिला के यहाँ पर 4 पर्सन हो गए। तो पहला काम क्या किया हमने, यहाँ पर यदि हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो यहाँ दोनों लॉ लगेंगे, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन और लॉ ऑफ एडिशन भी लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे लगता है। सबसे पहले तो आपने रूम एक सेलेक्ट किया, तो रूम एक सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ मेथड हो गया 1, और आपको एक पर्सन को सेलेक्ट करना है, तो बॉय हो या गर्ल्स दोनों पर्सन ही कहलाएंगे, तो टोटल पर्सन हो गया आपके पास 4। तो आपने काम को क्या डिवाइड किया कि एक व्यक्ति को काम दिया कि आपने रूम सेलेक्ट करें, उसने जवाब दिया कि रूम सेलेक्ट करने का तरीका है 1, और दूसरे व्यक्ति को काम दिया कि एक पर्सन को सेलेक्ट करे उसी रूम से, तो उसने जवाब दिया कि 4 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कि आपका काम हो जाए बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, तो रूम एक सेलेक्ट हो जाए उसमें से एक पर्सन भी सेलेक्ट हो जाए, तो बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से 1 into 4 हो गया। फिर प्लस उसी प्रकार से क्योंकि इसमें काम कंप्लीट हो गया, अथवा ऐसा हो सकता है कि रूम वाई सेलेक्ट हो, अथवा है और होने की वजह से यहाँ लॉ ऑफ एडिशन लगेगा कि काम पहले केस में भी कंप्लीट हो गया, अथवा दूसरे केस में सेलेक्ट हो सकता है कि रूम वाई सेलेक्ट हो और उसमें से एक पर्सन सेलेक्ट हो, तो उसमें भी अगेन पर्सन की संख्या 1 बॉय प्लस 3 गर्ल्स इज इक्वल टू 4 पर्सन ही है, तो उसका जवाब भी वही होगा कि रूम 1 वाई सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ मेथड हो गया 1, और उसके बाद उसमें से एक पर्सन सेलेक्ट करने का मेथड हो गया 4। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 1 into 4। तो दोनों केस में आपका काम हो गया रूम एक सेलेक्ट और उसमें से कोई भी एक 4 पर्सन में से कोई एक सिलेक्शन, अथवा रूम वाई सेलेक्ट और उसमें से कोई 4 पर्सन सिलेक्शन। तो दोनों लॉ का यूज करते हुए बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से 1 into 4 प्लस 1 into 4 इज इक्वल टू 8। यदि आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा है बच्चों, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप गिनती गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप बोल सकते हैं कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है 8। यदि मेरे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के वीडियो को आप ध्यान से देखें तो इस चीज को समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उन्हें समझने में कठिनाई होगी, और जिन्होंने देखा है वही समझ पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया गया। ओके बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस एक्सरसाइज 16.1 में कोई भी डाउट्स आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके डाउट्स जब भी बन जाए तो उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों।